नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र है उसका मेन कार्य हमारे शरीर में क्या होता है तथा हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं, उन सभी के बारे में हम पूरे विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए, मानव में जो उत्सर्जी अंग होते हैं उनका कार्य क्या होता है। तो हमारे शरीर में उत्सर्जी अंगों का कार्य क्या होता है, ये मुख्य इनका जो मेन कार्य होता है, मेन वर्क होता है, वो होता है अपशिष्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर में होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। तो आप इसे याद रखिएगा, मानव में उत्सर्जी अंग का मुख्य कार्य होता है अपशिष्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना। इस वेस्ट मटेरियल में क्या क्या आता है आप याद रखिएगा, जितने भी यूरिया हो गया, आप याद रखिएगा यूरिया हो गया आपका, यूरिया के अलावा यूरिक अम्ल हो गया, यूरिया के अलावा यूरिक अम्ल के बाद आता है अमोनिया। तो ये सभी जो हैं ये वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में होते हैं तथा इन्हीं को शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य है वह उत्सर्जी अंगों के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं इसे भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे शरीर में उत्सर्जी अंगों में हमारा वृक्क आता है, हमारी किडनी आती है, हमारा फेफड़ा आता है, हमारी त्वचा आती है, हमारे यकृत यानी कि हमारा लिवर आता है, उसके बाद हमारी जो बड़ी आंत होती है, ये सभी जो हैं मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं। तो आप इसे याद रखिए, हमारे शरीर का जो उत्सर्जन तंत्र है उस उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। तो वृक्क यानी कि किडनी, फेफड़ा, त्वचा, यकृत और बड़ी आंत। तो इन्हीं के बारे में हम आगे के वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। एक चीज़ आप याद रखिएगा, मनुष्य का जो मूत्राशय तंत्र होता है उसमें एक जोड़ी वृक्क होता है यानी कि एक जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। जिसे आप याद रखिएगा, जो मनुष्य का मूत्राशय तंत्र होता है यह एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आइए बात करते हैं सबसे पहला जो हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क यानी कि किडनी के बारे में। तो यह जो किडनी होता है यह सेम के बीच की आकृति का गहरे भूरे लाल रंग का होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, मनुष्य का जो किडनी होती है, मनुष्य की जो किडनी होती है वह सेम के बीच की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग की होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा प्रत्येक किडनी में लगभग, प्रत्येक किडनी यानी वृक्क को ही हम किडनी कहते हैं, आप याद रखिएगा। तो प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं नलिकाओं को हम वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन कहते हैं। आप याद रखिएगा, प्रत्येक वृत्त में मतलब प्रत्येक वृक्क यानी कि किडनी में लगभग 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं नलिकाओं को हम वृक्काणु यानी कि कहते हैं नेफ्रॉन। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा नेफ्रॉन जो होता है इसको वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। जिसे आप याद रखिएगा, हमारे किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन। तो आप इसे याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेफ्रॉन जो होता है यह वृक्क यानी कि किडनी का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसके बाद हमारे किडनी में जो स्टोन हो जाता है वह किस कारण से होता है इसे भी आप याद रखिए। तो हमारे शरीर में, हमारे किडनी में जो स्टोन होता है, जो पथरी होती है, वह यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो वृक्क यानी कि किडनी में पथरी होती है वह यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण होती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा किडनी होती है, हमारी जो किडनी होती है इसके दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला तो इसका कार्य होता है उत्सर्जन का और दूसरा होता है परासरण नियमन का। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि उत्सर्जन में कौन कौन सा मेन कार्य किया जाता है किडनी के द्वारा और परासरण नियमन में कौन कौन सा मेन कार्य किया जाता है किडनी के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में। तो वृक्क यानी कि किडनी जो होती है यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। तो इसे आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया तो यूरिया होता है यह हमारे शरीर का एक अपशिष्ट पदार्थ होता है तथा इस यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य है वह वृक्क यानी किडनी के द्वारा किया जाता है।
यूरिया आदि उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो हमारे शरीर का मेन अंग है वो है किडनी यानी कि वृक्क, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो रक्त का शुद्धिकरण है, हमारे रक्त का जो प्यूरिफिकेशन होता है वह प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो किडनी के द्वारा ही। तो आप इसे याद रखिएगा, जो किडनी होती है, हमारी जो वृक्क होती है, वह रक्त का हमारे शुद्धिकरण करती, यानी हमारे रक्त का प्यूरिफिकेशन करने का जो मेन कार्य है वह वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा किया जाता है। तथा रक्त के शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। आप यानी याद रखिएगा, जो किडनी होती है वह रक्त को शुद्ध करती है तथा रक्त के इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिए। इसके बाद यदि किसी कारण, मान लीजिए हमारी किडनी है, किसी कारणवश किसी मनुष्य की जो किडनी है कार्य करना बंद कर देती है, तो उस स्थिति में मनुष्य के शरीर में जो है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं हो पाता है तथा वे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वे शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये सभी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इकट्ठा होने लगते हैं हमारे शरीर में जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है। ऐसी परिस्थिति में कृत्रिम यंत्र की सहायता से जो है डायलिसिस की मदद से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो आप इसे देखिएगा, जब मनुष्य की किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो ऐसी परिस्थिति में जो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट होते हैं वे हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, तथा इन अपशिष्टों को जो है कृत्रिम यंत्र यानी कृत्रिम मशीन की सहायता से इन अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को हम कृत्रिम डायलिसिस कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद आप याद रखिएगा, जो हमारा मूत्र होता है, हमारे मूत्र का जो रंग हल्का पीला होता है किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण। आप याद देखिएगा, यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण मूत्र का हल्का पीला रंग होता है तथा यूरोक्रोम जो होता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। इसके साथ जो सामान्य मूत्र होता है उसमें 95% आपको जल मिलेगा, 2% लवण मिलेगा, 2.7% यूरिया और 2.3% आपको यूरिक अम्ल मिलेगा एक सामान्य मूत्र में। इसके बाद जो मूत्र होता है मनुष्य का वह अम्लीय होता है तथा इसका पीएच मान होता है 6। तो आप इसे देखिएगा, जो मूत्र होता है वो अम्लीय होता है तथा इसका पीएच मान होता है 6। इसके बाद जो हमारी किडनी होती है उसका दूसरा कार्य होता है परासरण नियमन। इसमें वह क्या कार्य करती है किडनी, तो शरीर में लवण एवं जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। आप इसे याद रखिएगा, परासरण नियमन के अंतर्गत जो किडनी होती है वह शरीर में लवण एवं जल की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद हमने वृक्क के बारे में बात कर ली है, यानी किडनी के बारे में हमने बात कर ली है। किडनी के अलावा भी हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जी अंग होते हैं, उनके बारे में भैया बात कर लेते हैं। तो कुछ अन्य उत्सर्जी अंगों में पहले नंबर पे आता है यकृत, यानी यकृत भी है जो उत्सर्जन का कार्य करता है। यह एक विशेष एंजाइम की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो यकृत का मेन कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, तो यह जो यकृत होता है यह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। क्यों करता है, क्योंकि यह जो यूरिया होती है वह अमोनिया से कम हानिकारक होती है, यानी जो यूरिया होती है वह अमोनिया से कम हानिकारक होती है। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का जो कार्य है वह लीवर के द्वारा किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा लीवर होता है, जो यकृत होता है, इसमें मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट का निर्माण होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। हमारे यकृत में मृतक आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट का निर्माण होता है। तो आप इसे देखिएगा, यहाँ पे आरबीसी से मतलब है लाल रक्त कणिकाओं से। इसके बाद त्वचा के बारे में ये बात कर लेते हैं। तो त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं, हमारी त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। ये जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं ये रुधिर से जल, लवण एवं यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, त्वचा में पाई जाने वाली जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं ये रुधिर से जल, लवण एवं यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालती हैं। इसके बाद जो हमारे त्वचा की तैलीय ग्रंथियां होती हैं, इन तैलीय ग्रंथियों में सीबम जो है स्रावित होता है। यह सीबम भी अनेक उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से जो त्वचा होती है वो हमारे शरीर से उत्सर्ज मतलब हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे फेफड़ों के बारे में।
तो फेफड़े किस प्रकार से अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं हमारे शरीर से? तो फेफड़े जो होते हैं श्वसन की क्रिया के अंतर्गत श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में रुधिर में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये जलवाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं फेफड़े, तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जी अंग होते हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है, तथा वे किस प्रकार से हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।